हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए हम देख रहे थे रूस की क्रांति के कल हमने कारण देख लेते हैं और आज हम देख रहे हैं जो रूस की क्रांति हुई थी उसके समय जो रूस था रूस में परिस्थितियां क्या क्या थी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां देखने का प्रयास करते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई रूस में, तो उस अव्यवस्था के सुधारने के लिए, कुप्रबंधन को सुधारने के लिए, अव्यवस्था सुधार के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गई। ठीक है। और इस कमेटी ने वहां पर देखा कि भाई वहां सारी चीजों की जांच पड़ताल की, तो उसने फिर सिफारिश की। उस कमेटी ने बताया कि देखिए सरकार के पास अनाज और कपड़ा ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन सरकारी कुप्रबंधन के कारण यह जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है। जो सरकार है, सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की। जब वहां देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहां खाद्य उत्पादों की कमी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो उससे पार पाने के लिए एक कमेटी सरकार द्वारा नियुक्त की गई। ठीक है। और इस कमेटी ने फिर अपने सिफारिशें दी। इस कमेटी ने बताया कि देखिए जो देश है, देश में अनाज भी काफी मात्रा में उपलब्ध है, कपड़ा भी काफी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि सरकार उसका जो प्रबंधन है वो सही सही ढंग से नहीं कर पा रही है, और यही कारण है कि वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है। ठीक है। सरकारी कुप्रबंधन के कारण ही देश में अव्यवस्था फैली हुई है, संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जनता को। ठीक, ये पहली घटना थी जो क्रांति के समय की परिस्थितियां थी। दूसरी जो घटना थी वो था मास्को सम्मेलन। मास्को सम्मेलन फरवरी 1917 में ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को कुलीनों का सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि इस सम्मेलन में जो उस समय वहां पे कुलीन वर्ग के या मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो रूस का शासन है उस शासन में सुधार आवश्यक है, सुधार करने वर्तमान समय में जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारी संसद है, संसदीय अधिवेशन भी तुरंत करने की जरूरत है। ठीक है। संसदीय अधिवेशन उन्होंने तुरंत करने की मांग कराई, तुरंत कराने की मांग की। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो शासन है, शासन में सुधार करना वर्तमान समय के लिए आवश्यक हो गया है। ठीक। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो सम्राट था, सम्राट इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, और उसी के कारण जो आगे की स्थितियां हैं, आगे की स्थितियां अनियंत्रित होती चली गई। फिर जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर की जो घटना है वो है पेट्रोगार्ड की घटना। ये घटना कब हुई थी? ये घटना 7 मार्च को हुई थी। 7 मार्च 1917 को ये घटना हुई थी, पेट्रोगार्ड की घटना। और इस घटना से क्या हुआ था कि देखिए जब जो वहां पर खाद्य वस्तुएं थी उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, शासन व्यवस्था में कुप्रबंधन फैला हुआ था, तो इससे रूस में स्थिति अनियंत्रित हो गई। जो वहां के गरीब मजदूर थे, गरीब जो लोग थे, वो लोग पेट्रोगार्ड की सड़कों पर उतरे, उन्होंने दुकानें लूटनी शुरू की। और इस सब प्रक्रिया में जो सम्राट है, सम्राट ने गोली चलाने का आदेश दिया, अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन जो सिपाही थे उन लोगों ने इनकार कर दिया, उन लोगों ने मना कर दिया कि जो ये भीड़ है इस भीड़ पर हम गोली नहीं चलाएंगे। तो ये थी पेट्रोगार्ड की घटना। फिर आती है कारखाना हड़ताल। देखिए जो पेट्रोगार्ड की घटना है वो 7 मार्च को हुई थी। 8 मार्च को वहाँ एक कार जो पेट्रोगार्ड है, पेट्रोगार्ड में एक कारखाना था, कपड़े का कारखाना था, और इस कारखाने में स्त्रियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने का कारण था पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाना। ठीक है। हड़ताल करने का कारण था कि वहां जो स्त्रियां थी, उन स्त्रियों को, या वहां जो कारखाने में, उस कारखाने में, कपड़ा कारखाने में जो मजदूर कार्य कर रहे थे, उन मजदूरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था, और इसी वजह से वहां की स्त्रियों ने हड़ताल कर दी। और अगले ही दिन, इसके दूसरे दिन इस हड़ताल में पुरुष भी शामिल हो गए। ठीक है। अगले ही दिन इस हड़ताल में पुरुष भी शामिल हो गए, और उन्होंने जो वहां की सड़कें हैं, वहां पेट्रोगार्ड की जो सड़कें हैं वहां पर जुलूस निकालना आरंभ कर दिया। तो ये थी हमारी 8 मार्च की घटना। 7 मार्च की जो घटना है वो पेट्रोगार्ड की घटना है। 8 मार्च की जो घटना है, 8 मार्च 1917 की बात कर रहे हैं हम। ये जो कपड़ा कारखाना था वहां पर जो स्त्रियों ने हड़ताल कर दी थी, वो घटना 8 मार्च को हुई थी। उसके बाद जब स्थिति ज्यादा अनियंत्रित हो गई, तो जो जार था, जार ने वहां पर जो वहां की ड्यूमा थी, जो संसद थी, उसे भंग कर दिया। ठीक है। ड्यूमा को भंग कर दिया। ये घटना कब की है? 10 मार्च की है। 7 मार्च को पेट्रोगार्ड की घटना हुई, 8 मार्च को कारखाने की हड़ताल हुई, और 10 मार्च को जार ने जो वहां की ड्यूमा थी उस ड्यूमा को भंग कर दिया। फिर आती है हमारी 12 मार्च की घटना। देखिए जब वहां पर ज्यादा स्थिति अनियंत्रित हो गई,
राजा ने ड्यूमा को भी भंग कर दिया। ड्यूमा भंग करने से और ज़्यादा लोगों में रोष फैल गया और ज़्यादा घटनाएं होने लगी। तो उसके बाद जब राजा ने देखा कि स्थिति ज़्यादा ही अनियंत्रित होती जा रही है, तो उसने 12 मार्च को जो वहां के सैनिक थे, सिपाही थे, उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है, कि ये जो प्रदर्शनकारी है, ये जो भीड़ है, इस पर आप गोली चलाइए। लेकिन जो वहां के सैनिक थे, उन सैनिकों ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम जो ये भीड़ है, इस भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे, प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे। और वो खुद भी जो प्रदर्शनकारी थे उनमें शामिल हो गए। जो सैनिक थे, सैनिक भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए। और इस तरह से वहां पर जो आंदोलनकारी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो उसमें दो वर्ग शामिल हो गए। एक वर्ग तो इसमें मजदूर वर्ग था, और दूसरा कौन सा वर्ग शामिल हो गया? दूसरा इसमें सिपाही वर्ग शामिल हो गया। ये वहां की 12 मार्च की घटना थी। और इन दोनों ने मिलकर सोवियत परिषद की स्थापना की। सोवियत परिषद की स्थापना की। और इस परिषद ने शासन के जो अधिकार थे, शासन कार्य जो भी थे, वो अधिकार अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, शासन अधिकार अपने हाथ में ले लिए, जो कि ये सोवियत परिषद बनी थी 12 मार्च को। जब सैनिक टुकड़ियां आंदोलनकारियों से मिल गई, तो उसके फलस्वरूप वहां पर सोवियत परिषद बनी। सोवियत परिषद नाम की एक संस्था बनी, जिसमें सिपाही और मजदूर दोनों वर्ग के शामिल थे। ठीक है, और इन्होंने जो शासन के अधिकार थे वो सब अपने हाथ में ले लिए। सोवियत परिषद का गठन मैंने आपको बता ही दिया कि वहां के जो मजदूर वर्ग थे, जो प्रदर्शनकारी मजदूर थे, ठीक है, और प्लस जो सिपाही लोग थे, उन लोगों ने मिलकर सोवियत परिषद का गठन किया था। और जो शासन के अधिकार थे, शासन के अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे। उसके बाद आता है अस्थायी सरकार का गठन। जब सोवियत परिषद ने 12 मार्च की घटना के बाद जो शासन के अधिकार हैं वो अपने हाथ में ले लिए, तो उन्होंने 14 मार्च को एक अस्थायी सरकार का गठन किया। अस्थायी सरकार का गठन किया, और इस सरकार का जो उन्होंने अधिकारी बनाया, जो सरकार का नेता बनाया, वो बनाया प्रिंस जी लवोव को। उन्होंने जो उस समय उन्होंने अस्थायी सरकार बनाई, रूस के लोगों ने, सोवियत परिषद के लोगों ने जो अस्थायी सरकार बनाई, उसका नेता प्रिंस जी लवोव को बनाया उन्होंने। देखिए, जब वहां पर प्रिंस जी लवोव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हो गया 14 मार्च को, तो 15 मार्च, ये सारी घटनाएं 1917 की है। 1917 के मार्च की घटनाएं है। 15 मार्च को जो वहां राजा था जार निकोलस द्वितीय, उसने राज सिंहासन का परित्याग कर दिया, और इस तरह रूस में 300 सालों के राजवंश का अंत हो गया। ठीक है, 300 साल का जो जार का शासन वहां पर चला हुआ था, जो राजवंश था, वो राजवंश समाप्त हो गया। ठीक, कौन सी डेट में? 7 नवंबर 1917 को। ठीक, फिर इसके बाद बीच में और भी वहाँ काफी सारी घटनाएं घटी, लेकिन मैंने वो सब घटनाएं ऐड नहीं की हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से रूस की क्रांति खत्म करनी है। क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए ही जितना हमें चाहिए, हमें उतना ही चाहिए था, इसलिए मैंने सारी घटनाएं यहाँ पर नहीं ली है। तो देखिए, जो हमारी अंतिम इसमें घटना थी, अंतिम घटना जो महत्वपूर्ण घटना थी, वो घटना है 7 नवंबर 1917 की, जो अस्थायी सरकार बनी थी। कब? 14 मार्च को। कि वो सरकार गिरी, और उस सरकार को गिराने में जिस वर्ग का सबसे ज्यादा हाथ था, वो ही जिस वर्ग ने सोवियत परिषद की स्थापना की थी, उसी वर्ग ने, यानी कि मजदूर और सैनिक, इन दो वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा ही इस सरकार को गिराया गया, अस्थायी सरकार को गिराया गया। और इन्होंने सोवियत समाजवादी जनतंत्र की घोषणा की, और इस प्रकार विश्व पटल पर प्रथम साम्यवादी राष्ट्र का उदय हुआ। जो रूस की क्रांति का महत्व है, रूस की क्रांति का महत्व हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे फ्रांस की क्रांति से हमने देखा था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन विचारधाराओं का विश्व में प्रसार हुआ था फ्रांस की क्रांति के द्वारा। तो जो रूस की क्रांति के द्वारा साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रथम देश जो बना है, वो प्रथम देश रूस था। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम देश रूस था। और इस क्रांति में जो कार्ल मार्क्स के विचारों को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। दुनिया में कार्ल मार्क्स के विचार जाने गए। ठीक है, कार्ल मार्क्स को एक प्रसिद्ध विचारक के रूप में जाना गया। ठीक है, क्योंकि जो ये क्रांति हुई थी, इस क्रांति में जो गरीब किसान थे, उन्होंने पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति की थी। तो इसलिए जो ये क्रांति है, इस क्रांति का महत्व
कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रसार करने के लिए भी है। ठीक, तो आज तक की हमने जो हमारी क्रांतियां कंप्लीट होनी थी, क्रांति हमने कंप्लीट कर ली है। तो देखिए रूस की क्रांति तो हमने देख लिया, रूस की क्रांति हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जितनी भी क्रांतियां पढ़ी है उन क्रांतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, वो देख लेते हैं। वो एक बार सारे कंबाइन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें है 1215 का किंग जॉन के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ मैग्ना कार्टा थी। ठीक है, 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा लाया गया था और इस मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किसने किए थे? जॉन लैकलैंड या किंग जॉन ने, राजा जॉन ने। फिर 1265 में इंग्लैंड में संसद के प्रथम सत्र का आरंभ हुआ था, वेस्टमिंस्टर हॉल में हुआ था। और इसको जो हेनरी तृतीय वहां का राजा था, वो राजा उस समय वहां का जो मोंटफोर्ड एक व्यक्ति था, मोंटफोर्ड के अधीन था। तो ये जो सत्र है, ये सत्र बुलाया गया था मोंटफोर्ड के द्वारा और इसलिए इसको मोंटफोर्ड संसद कहते हैं। ठीक है, संसद का प्रथम सत्र वेस्टमिंस्टर हॉल में 1265 में बुलाया गया था। फिर 1295 में जो वहां की संसद है, मॉडल संसद स्थापित हुई थी। इसे मॉडल संसद कहा जाता है। एडवर्ड प्रथम के समय स्थापित हुई थी और इसको ही आदर्श या प्रतिनिधि संसद कहा गया है। फिर जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी और इस संधि के फलस्वरूप ही संप्रभुता की अवधारणा का विकास हुआ था। ये हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। 1688 में गौरवशाली क्रांति हुई, ब्रिटेन की क्रांति हुई थी, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ये हमने देखी भी है, पढ़ी भी है। उसके बाद 1688 में क्रांति हुई। 1689 में अधिकारों का घोषणा पत्र वहां पर लाया गया, जिस पर विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, विलियम तृतीय हॉलैंड का राजा था और मैरी द्वितीय ब्रिटेन के राजा की बेटी थी। ठीक है, जिसकी शादी विलियम तृतीय के साथ हुई थी। फिर 1756 और 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। ये किसके बीच हुआ था? मैंने आपको बताया था कि ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। और ये कहाँ कहाँ के लिए हुआ था, किन किन देशों के उपनिवेशों के लिए हुआ था? तो ये यूएसए प्लस भारत। ठीक है, इंडिया और यूएसए में जो फ्रांसीसी और ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनके लिए ये युद्ध हुआ था। फिर हमारा आता है 1763 में पेरिस की संधि। सप्तवर्षीय युद्ध जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ 1763 में, तो पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। फिर 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई। 1789 में पेरिस की संधि या वर्साई की संधि हुई। ये जो क्वेश्चन आता है ये मुख्य रूप से वर्साई की संधि के नाम से आता है। ठीक है, तो देखिए पेरिस की संधि दो हुई है, एक तो 1763 में और एक 1783 में। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन आपके पास है, दोनों ही ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं कि जो पेरिस की पहली संधि हुई थी वो 1763 में हुई थी और किस किस के बीच हुई थी? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी। और जो 1783 की पेरिस की संधि थी, इसे वर्साई की संधि भी कहा जाता है और ये किस किस के बीच में हुई थी? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुई थी। हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें 1789 की फ्रांस की क्रांति आता है। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और इस क्रांति के फलस्वरूप ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इन अवधारणाओं का विकास हुआ था फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप ही। फिर 1917 में रूस की क्रांति हुई। इससे विश्व में एक साम्यवादी विचारधारा का आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट थे। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है और इन टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको सब ध्यान रखते हैं। तो आज हमारी जो क्रांतियां कंप्लीट हो गई। कल से हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्वतंत्रता। ठीक है, तो कल हम स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वहां से हम जो यूजीसी नेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फिर अपनी जो आगे की क्लासेज आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।